मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेके आपके क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब हिंदी में समझते हैं। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टी का हिंदी में मतलब होता है राजनीतिक दल, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी असल में होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी असल में, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है जब एक दो बहुत ज्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मतलब एक संगठन बनाते हैं, एक दल बनाते हैं और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब चुनाव में खड़े होते हैं और उसके बाद वो सरकार बनाते हैं सेंटर में आकर, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो बेसिकली देखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज में 3 लोग मेन होते हैं, ठीक है। 3 लोग इनमें से आते हैं हमारे लीडर, उसके बाद आते हैं हमारे एक्टिव मेंबर्स, उसके बाद आते हैं हमारे फॉलोअर्स, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इन तीनों के बारे में एक एक करके। तो दोस्तों जो हमारे लीडर होता है वो कौन होता है, वो होता है पार्टी का लीडर, पार्टी को लीड करने वाला होता है लीडर, ठीक है, मतलब मेन मेंबर होता है। उसके बाद आता है एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स कौन कौन होंगे, जो होते हैं हमारे मैनिफेस्टो, मतलब नहीं, जो होते हैं हमारे पैसे देने वाले, जो मतलब उस पूरे पार्टी का वो फंड ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव मेंबर। उसके बाद आते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का मतलब होता है कार्यकर्ता लोग, जो मतलब हमारे मैनिफेस्टो, हमारा प्रचार करते रहते हैं घर से घर जाकर, ठीक है। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये मोदी जी को घर घर में जाकर वोट मांगना, उनके फॉलोअर्स जाते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग जाते हैं घर घर जाके वोट मांगने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन आते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो दोस्तों अब हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस चीज को स्किप कर दिया तो आप शायद से पेपर में भी 5 नंबर स्किप कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का नाम, पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, आपने समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप होती है कुछ लोगों का जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है। तो सबसे पहले काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, यस दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी हमारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक, दूसरा जो पॉइंट होता है हमारा पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए इलेक्शन में खड़े, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, जब वो इलेक्शन में खड़ी होती है तो वो क्या करती है, कुछ मुद्दे लेके आती है, जैसे बिजली, खाना, पानी, हमारे लिए घर, ये सारी चीजें लेके वो हमारे उनके मुद्दे होते हैं, ये उनकी पॉलिसीज होती है, जो वो पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में खड़ी होती है तब हमारे सामने रखती है, जिससे हम उन्हें वोट दे सके, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। और देखो दूसरा चीज, जो तीसरा पॉइंट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज लॉ बनाती है। तो आपको पता ही होगा कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर होती है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब लेजिस्लेचर हमारा लॉ बनाता रहता है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में असल में आते कौन कौन है, यही पॉलिटिकल पार्टीज तो आती है हमारे लेजिस्लेचर में। तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, तीसरा पॉइंट होगा पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है हमारे लॉज, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारा चौथा पॉइंट ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो हमारे आइडियाज को और हमारी थिंकिंग को शेप करती है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं कि दयालपुर की सड़कें अगर खराब है, तो दयालपुर की सड़कें खराब है, हमने लेटर लिखा हमारे एमपी साहब को, वो एमपी साहब क्या करेंगे, उस चीज को सीएम के पास ले जाएंगे या फिर उनसे सीएम के नीचे जो सेक्रेटरीट होते हैं उनके पास ले जाएंगे। सेक्रेटरीट क्या करेगा, वो सीएम के पास लेके जाएगा, सीएम उसके ऊपर देखेंगे और उसको देखकर वो लोगों की एक पार्टी बनाएंगे, एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो हमारे दयालपुर की सड़क को ठीक करेगी, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही चीज होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे आइडियाज को, हमारी थिंकिंग को, हमारी जरूरतों को पूरा करती है, ठीक है। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है, अब वो 5वां पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो बनती है, और जो हमारी सरकार होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जब वो सरकार बनती है, सरकार बनके वो हमें चलाती है वो। तो दोस्तों हमारा जो 5वां पॉइंट है वो ये कहता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है और सरकार चलाती है वो, ठीक है। तो ये चीज है, सरकार कैसे चलाएगी, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई, वो जीत गई, जीतने के बाद वो उसने सरकार बना ली सेंटर में, अब वो सरकार को चलाती रहेगी अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट होता है, छठा पॉइंट ये होता है कि देखो हर पॉलिटिकल पार्टी जीतती नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई पॉलिटिकल, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, बाकी सारे तो हार जाते हैं,
ठीक है। तो जो हारते हैं वो क्या करते हैं, वो किस चीज का वो बना रोल प्ले करते हैं, वो प्ले करते हैं रोल ऑपोजिशन का, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं वो। ऑपोजिशन का रोल आपको क्या लगता है कि मतलब इलेक्शन हार गए अब बस वो मतलब बैठा रहेगा बस ऐसे ही चुपचाप? नहीं, ऑपोजिशन वाले क्या करते हैं, आपने न्यूज की खबरें देखी नहीं होगी कि कांग्रेस वाले बीजेपी को किस तरह से उनके ऊपर तंज कसते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मतलब क्रिटिसाइज करते हैं वो गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा, कि मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है और वो लॉ उनके मतलब उनके फेवर में जा रहा है, सिर्फ मतलब वो गवर्नमेंट को ही फायदा पहुंचा रहा है, आम जनता को नहीं पहुंचा रहा, तो अपोजिशन वाले उसको उस पार्टी के लॉ को क्रिटिसाइज मतलब उसके ऊपर तंज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बुरा वाला बोल सकते हैं कि गांव सरकार सिर्फ अपना ही देख रही है, अपना फायदा देख रही है, लोगों का कुछ नहीं देख रही, तो इसके ऊपर वो सरकार तंज कर सकती है अपोजिशन पार्टी सरकार के ऊपर, ठीक है। तो आपको छठा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों हमारा जो सातवां पॉइंट है यही होता है कि मतलब देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो हमें क्या देती है, वो हमें देती है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या आती है, डीटीसी बसेस आती है हमारी, हमारा मेट्रो स्टेशन आता है, हमारा मेट्रो आती है, हमारी ट्रेन आती है, ये सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें है क्या, ये सारी चीजें क्या प्राइवेट चीजें हैं? नहीं, ये सारी चीजें पब्लिक चीजें। ये प्रोवाइड कौन करवाता है हमें? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड अस द पब्लिक सर्विसेज और देयर सोशल मशीनरीज, ये सारी चीजें वो पॉलिटिकल पार्टी हमें प्रोवाइड करती है। कैसे करती है? जैसे गवर्नमेंट की कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जाके, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल में सारी चीजें का खर्चा कौन उठाता है? हमारी गवर्नमेंट ही तो उठाती है। तो अगर आपसे बाई चांस कुछ टूट जाता है, क्या आपके स्कूल वाले आपसे पैसे मांगते हैं? नहीं मांगते, ज्यादातर देखा जाए तो नहीं मांगते वो जो सरकारी, क्योंकि वो पूरा वो भर्ती सरकारी है हमारी। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे ये टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया है कि हमारा मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उनके काम होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं और आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और भी ज्यादा दिक्कत होगी उसमें कुछ समझ में ना हो तो कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। तो दोस्तों आप ये सोचो कि पॉलिटिकल पार्टीज के हमने फंक्शन तो पढ़ लिए, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हमें चाहिए क्यों? मतलब हम देखते हैं कि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना ही हो तो अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने ये सोचा तो ये अपनी सोच में थोड़ा सा विकास कीजिए अपनी सोच को, और उसको कहिए कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो जरूरी इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि देखो आपको जितने भी वोटिंग राइट्स मिले हैं, आपको जितने भी मानविक अधिकार मिले हैं कि आप मतलब जी सकते हो अच्छी तरीके से, आपको फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी कल्चर में जा सकते हो, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। और किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में अगर आप रहते हो तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जरूर होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य का मतलब ही यही होता है, डेमोक्रेटिक एक स्टेट का, एक कंट्री का मतलब ही यही होता है कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी होगी, ठीक है, और वो वहां के लोगों को सारे राइट्स प्रोवाइड करेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो आपको राइट्स कौन प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं। आप तो मतलब जैसे पहले के टाइम पे लोग जीते थे राजा के ऊपर, मतलब राजा के ऊपर वो डिपेंड रहते थे, वैसे ही जियोगे, ठीक है, एक राजा के ऊपर जीते थे, ठीक है। तो वो सारे यही चीजें होती है। तो इसी चीज को मतलब रोकने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो यही चीज होती है हमारी नेसेसरी की व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आप कह सकते थे पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड अस राइट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी हमें हमारे मानविक मौलिक सारे अधिकार प्रदान करती है, सारे अधिकार हमें देती है, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। आपको पब्लिक सर्विसेज मिलती है, आपको जितने भी, आप देखो मैं ठीक से कह रहा हूं कि आपने जितने भी फंक्शन अभी तक पढ़े ना, उन सारे फंक्शनों को करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि पॉलिटिकल पार्टी हमें क्यों चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमारे इंडिया में, क्या आपके मन में सवाल नहीं आया होगा कि हमारे इंडिया में आखिर कितने टाइप की पार्टीज है? वैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे इंडिया में कितने टाइप की पार्टीज है, तो शायद से आप जवाब दोगे कि सर बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम। तो ऐसे तो आप तो मतलब सारी पार्टीज का नाम बता रहे हो, आप तो मुझे ये नहीं बता रहे कि मतलब ये पार्टीज के कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों ये आपने जी जो बताया ना, अगर मुझे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ना, ये असल में पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है।
ये पॉलिटिकल पार्टीज का टाइप नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के दो टाइप होते हैं, जो कि होते हैं हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोस्तों एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों हमें जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है, वो होती है मतलब एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं उसको कैसे दे सकता हूँ, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैं उसको इसलिए दे सकता हूँ अगर उसने हमारी लोकसभा में या फिर हमारे असेंबली में उसको अगर 6% वोट मिले हो और या फिर उसको 4 सीट्स भी मिले उसके साथ, ठीक है, तब जाके वो पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगी। नेशनल पार्टी वो बन सकती है, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि जो नेशनल पार्टी होती है, अगर वो मतलब एक पार्टी अगर हमारे स्टेट असेंबली में या फिर हमारे लोकसभा में अगर उसको 6% वोट मिलते हैं और उसके बाद उसको 4 सीट्स भी मिल जाती है, तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को मैं कह सकता हूं कि भाई ये नेशनल पार्टी है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों जो हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है, अगर वो लोकसभा में 6% वोट्स तो गेन करती है, लेकिन अगर वो उसके साथ साथ 2 सीट्स भी गेन कर ली थी तो वो बन जाती है हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती, ठीक है, या फिर उसको हम कह सकते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी दूसरी जो पार्टी की टाइप होती है वो होती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारा नेशनल असेंबली में 6% वोट गेन करती है, 6% वोट उसे मिलते हैं और उसके साथ साथ उसको 2 सीट्स भी मिलती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी हमारी क्या कहलाई जाएगी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो दोस्तों अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं वो चीज है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी कठिनाई, कौन कौन सी मुश्किलें वो फेस करती है, वो झेलती है, ठीक है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कम से कम 4 टाइप की चीजें हमारे फेस करते हैं, 4 टाइप की कठिनाई फेस करती है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है उसका मतलब होता है कि अंदर ही अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही अंदर अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर इंटरनल अफेयर्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो उसके अंदर तो पॉलिटिकल पार्टी क्या स्टेबल रहेगी, वो क्या वो एक स्थायी रूप से टिकी रहेगी, नहीं रहेगी दोस्तों, वो टिकी नहीं रह पाएगी, ठीक है। क्योंकि एक देखो मैं आपको समझाता हूँ और अच्छी तरीके से, कुछ पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी पार्टी में चल क्या रहा है, ठीक है। वो मतलब जैसे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया कि ये नियम लागू होने जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद कुछ मेंबर्स ऐसे उठ के आ रहे होते हैं कि हमें सर आपने तो बताया ही नहीं हमें ये लॉ कब पास होने वाला है, ऐसे कहते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं वो। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये आप आगे भी पढ़ने वाले हैं हमारे रिफॉर्म्स वाले टॉपिक में। तो दोस्तों ये जो चीज है इलेक्शन कमीशन ने इसको खत्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स बिठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को कहा, ठीक है, कि मतलब अब पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग बिठाएगी, उन मीटिंग में वो उन लोगों को जो लोग मतलब जिनको पता नहीं चलता कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी में चलता क्या है, उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि अब हमारे पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नियम बन रहे हैं, क्या क्या नियम लागू होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। दूसरा होता है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है वंशवाद, ठीक है। वंशवाद अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने जैसे ही आपके सामने ये वर्ड रखा वंशवाद, तो आपके माइंड में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो आप में से कुछ लोगों के माइंड में आ रही होगी कांग्रेस पार्टी। तो यस, वही पार्टी ऐसी है जहां पे ये सब वंशवाद चला आ रहा है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, फिर हमारी इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी के बाद आपको पता ही होगा कि 2019 के इलेक्शन में हमारे राहुल गांधी भी एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़े हुए थे, ठीक है। तो यही चीज क्या डायनेस्टिक सक्सेशन है, यस दोस्तों, यही वंशवाद वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इस पार्टी में क्या होता है, इस पार्टी में जो सीनियर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो उस सीट के लिए उस टाइम पे चुनाव के लिए वो लोग जो एलिजिबल थे, जो योग्य लोग थे, उन लोगों को उस टाइम पे नहीं लिया गया। तो वंशवाद का यही चीज होती है, यही कठिनाई पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं कि मतलब जो लोग योग्य होते हैं वो उन चीजों को मतलब उन्हें वो चीज नहीं मिल पाती, ठीक है। उन्हें मिलने के बजाय उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मिल जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के बच्चों को, मतलब जैसे कोई अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बेटे को दोबारा से मतलब वो मिनिस्ट्री कैंडिडेट के लिए खड़ा हो गया,
ठीक है। तो ये होती है डायनेस्टी सक्सेशन, मतलब वंशवाद वाला सिस्टम, यही चीज होती है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है मनी एंड मसल पावर, ठीक है, मनी एंड मसल पावर। आपको आपने ये वर्ड सुनते ही आपको आपके माइंड में आ चुका होगा कि इसका मतलब होता है अब दादागिरी वाला सिस्टम, ठीक है। तो यस दोस्तों, मनी एंड मसल पावर का मतलब होता है दादागिरी। बहुत सारे, आपको शायद से पता भी होगा कि बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और पॉलिटिक्स को पूरी की पूरी तरह वो पॉलिटिक्स को भ्रष्ट कर देते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब जो पॉलिटिकल, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं बूथ कैप्चरिंग, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग का मतलब होता है कि मतलब जैसे एक बंदा, एक आम नागरिक वो जा रहा है वोटिंग करने, ठीक है। वोटिंग करने से पहले ही उसको डरा धमका कर, अगर मैं बोलूं उसको, मतलब डरा धमका कर या फिर पैसे देकर या फिर और भी बहुत सारी चीजें देकर और भी बहुत सारे लालच देकर उसको मैं अगर कहता हूं कि तू मेरी पार्टी का वोट दे, ठीक है, तो वो झक मार के वो वोट देगा। अगर मैं उसको कहता हूँ कि तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा या फिर उसे मैं एक 10-15 हजार के घूस देता हूँ, 1-2 हजार की घूस देता हूँ, तो वो बंदा क्या करेगा, मैं जरूर दूंगा मैं वोट, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आपको ही वोट दूंगा मैं, ठीक है। तो वो बूथ में जाके वो उसी के नाम का वोट देके आ जाता है। अगर नहीं देगा तो यहाँ तो उसकी फैमिली को कुछ हो जाएगा या फिर उसको कुछ हो जाएगा, तो इसे बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मनी एंड मसल पावर है, ये जो हमारा तीसरा जो पॉलिटिकल पार्टी का चैलेंज है, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में ना रिश्वतखोरी और पॉलिटिकल पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी बन जाती है, ठीक है। तो मतलब लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत का, अपने पद का मिस यूज करने लग जाते हैं, गलत यूज करने लग जाते हैं, ठीक है, गलत प्रयोग करने लग जाते हैं, लोगों को डरा धमका कर उनको कहते हैं कि हमारी पार्टी को वोट डालो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो मतलब ईमानदार पार्टी थी उसको वोट ना देकर लोग उस भ्रष्ट पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, पैसे के लालच या फिर डर के मारे, ठीक है। तो इससे मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। जो ईमानदारी पार्टी होती है वो मतलब वो इलेक्शन में खड़ी नहीं हो पाती, मतलब खड़ी हो गई लेकिन वो जीत नहीं पाती। इससे हमें बाद में नुकसान होता है कि वो भाई वो बंदा हम पे, हमारे ऊपर 5 साल तक वो रूल करता रहेगा, राज करता रहेगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरा चीज है, बुरी चीज है ये हमारे लिए। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं आपको चौथा पॉइंट। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो मतलब अपनी जनता की बातें सुन ही नहीं पाती या फिर जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं कर पाती, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारे दिल्ली है, हमारी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो हमने हमारे सीएम जी को, हमारे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को हमने मतलब चिट्ठी लिख के भेजा कि सर हमारी दिल्ली में ना एक मतलब यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो आप इस चीज को पार्लियामेंट में ले जाके आप उसको सैंक्शन करवा के एक यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, ठीक है। तो मोदी जी तो उसको लेके चले गए पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन अब वहां पे जाके अगर उस बात पर, उस चीज पर अगर चर्चा नहीं होती तो क्या वो उस टाइम पे वो पार्टी, उस टाइम पे वो आदमी क्या हमें उस हमारे मतलब आम जनता को क्या मीनिंगफुल चॉइसेस या फिर हमारी प्रॉब्लम को क्या वो सॉल्व कर पाया? नहीं कर पाया है वो दोस्तों। वो हमारी पार्टीज को सॉल्व ही नहीं कर पाया, हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व ही नहीं कर पाया वो, ठीक है। कैसे नहीं कर पाया, देखो वो भाई लेके चले गए उस चीज को, एक डॉक्यूमेंट बना के, एक फाइल बना के पार्लियामेंट में मानता हूं उन्होंने चर्चा करी, लेकिन जो अपोजिशन वाले थे उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों के बहुत ही ज्यादा दबाव में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, इस चीज को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने से क्या हुआ, लेकिन भाई दिल्ली की तो हालत सुधरी नहीं ना। दिल्ली में तो हमारे यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन दिल्ली में यूनिवर्सिटी आई नहीं। तो यही चीज होती है कि कभी कभार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी निकल के आ जाती है जो मतलब लोगों को क्या चाहिए या फिर उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाती वो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो हमारा देखो ये जो हमारे चैलेंजेस थे, ये 4 चैलेंजेस थे, ये 4 चैलेंजेस मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो स्किप करी है तो दोस्तों आप प्लीज बैक में जाके इसको पूरा देखें, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा चैलेंजेस वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आपने अभी तक ये जितने भी चैलेंजेस पढ़े, तो क्या आपके मन में एक चीज नहीं है, क्या ये चैलेंजेस कभी सॉल्व किए गए होंगे? यस दोस्तों, ये चैलेंजेस सॉल्व किए गए हैं काफी हद तक, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन द पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म कैसे की जा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी में सुधार कैसे किया जा सकता है। तो देखो मैं 3 टॉपिक में आपको 3 हेडिंग में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ आता है हमारा जुडिशरी, तीसरी तरफ आता है हमारा इलेक्शन कमीशन,
ठीक है, ये तीनों चीजें, इन तीनों को आप हेडिंग बना के लिखना। ठीक है, पेपर में आप अगर सीबीएसई बोर्ड आपके दोगे तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड हेडिंग आपका जुडिशरी, थर्ड हेडिंग आपका हमारा इलेक्शन कमीशन, ऐसा बना के आप देना। ठीक है, तो आपको ये चीज, आपको चीज ही क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और फिर सेमीकोलन करके आप अगर आपको इसको चीज को लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि कभी कभार क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी में, जस्ट लाइक इलेक्शन हुए, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद कुछ एमएलए, कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं। आपने 2019 के इलेक्शन में सुना ही होगा कि मतलब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी पार्टी में जा रहे थे। ठीक है, आपने ये चीज सुनी ही होगी, न्यूज में बहुत दिनों तक ये खबर चल रही थी 2019 के इलेक्शन में, जब मोदी जी का चुनाव था 5 साल के बाद। तो दोस्तों इसी चीज को पता है क्या कहते हैं, इस चीज को डिफेक्शन कहते हैं, अगर ये चीज इलेक्शन के बाद होती है। ठीक है, इलेक्शन के बाद मतलब कैसे, इलेक्शन के बाद मतलब ऐसे हो सकता है कि जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आने ही वाला था उसी टाइम से पहले ही ये एमएलए, ये एमपीज क्या करते, ये अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे की पार्टी में चले जाते। तो इस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध अपना एक्शन लेते हुए, इसके विरुद्ध अपना एक्शन लेते हुए उसने क्या किया, उसने एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। ठीक है, उसने क्या बनाया, एंटी डिफेक्शन लॉ। इस एक्ट के तहत क्या, इस लॉ के तहत क्या होता है कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो इलेक्शन से पहले पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो नहीं जा सकते जब तक रिजल्ट अनाउंस ना हो जाए। ठीक है, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वो पार्टी के पास सीट्स पहुंच जाती है, तो उसके बाद अगर वो छोड़ के भी जाए ना, कोई टेंशन नहीं है, पार्टी मेजोरिटी में है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज की थी। आपका पहला हेडिंग, आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा जुडिशरी। तो जुडिशरी में क्या होता है, जुडिशरी ने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मिनिस्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका होता है। तो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका होता है उनका, तो वो पॉलिटिक्स में आ जाता है कहीं ना कहीं से। तो उसी चीज को, ये चीज ना हो, इस चीज को ना होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया जिसके तहत इन सारे नेताओं को, इन सारे बंदों को जो मतलब इलेक्शन में खड़े होते हैं, ये सारे बंदों को एक एफिडेविट फाइल करनी पड़ती है। एफिडेविट का मतलब होता है अपने बारे में पूरी बायोडेटा, अपना पूरा बायोडाटा, मैं क्या हूं, मेरे पापा का नाम क्या है, मैं कहां से हूं, मेरा एड्रेस, सब कुछ, टेलीफोन नंबर, ब्लड ग्रुप, सारी चीजें ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस एफिडेविट में होती है। ठीक है, इस एफिडेविट में ये भी चीज होती है कि आपका कभी पुलिस स्टेशन में क्या आपका कोई रिकॉर्ड रह चुका है, आपने कभी क्या क्राइम किया है, 2 साल से ज्यादा सजा आपने काट रखी है, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। जुडिशरी ने इस चीज को बनाकर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले होते हैं उन लोगों को पॉलिटिक्स में आने से रोक दिया है। और तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है, आपकी सेकंड हेडिंग यहाँ पे खत्म होती है। तो तीसरी हेडिंग है वो होती है हमारी इलेक्शन कमीशन। दोस्तों मैंने आपको चैलेंजेस, जो हमारा पहला चैलेंज जो हम पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि पार्टीज में ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स हर हफ्ते करवाने के लिए कहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने उनको ऑर्डर दिए है। तो यही चीज है हमारा तीसरा पॉइंट कि इलेक्शन कमीशन ने इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स रखने को कहा है, जिससे जितने भी मेंबर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, उन सबको पता चले कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में चल क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। तो ये होते हैं कुछ सुधार जो किए जा चुके हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सुधार, वो चीजें, वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब होने चाहिए, मतलब हुए नहीं है, उसमें मतलब विचार किया जाना चाहिए और उस चीज को अमल में लाना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें, वो भी 3 टॉपिक्स है। जस्ट लाइक में सबसे पहला होता है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट फंडिंग का मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो जितना भी खर्च करती है वो खर्च वो अपनी जेब से देती है। लेकिन अगर स्टेट फंडिंग होगी तो स्टेट फंडिंग का मतलब होता है जो गवर्नमेंट उस टाइम पे सत्ता में होती है वो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देती है, इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती है, जिससे ये अपना पेट्रोल, पेपर, मैनिफेस्टो, एडवर्टाइजमेंट, इन सबका खर्चा दे सके। ठीक है, तो ये होती है स्टेट फंडिंग, ये होता है पहला सुझाव। दूसरा सुझाव ये होता है कि हमारे जो टिकट्स दी जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो इलेक्शन में खड़ा होने के लिए जो टिकट दी जाती है, उन टिकट को मैक्सिमम नंबर में ना देके, ज्यादा ना देके कम दिया जाए।
ठीक है, और 1/3 सीट्स रिजर्व की जानी चाहिए वुमेन्स के लिए। दोस्तों आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती सिस्टम है, वहां पे 1/3 सीट रिजर्व है किसके लिए, हमारे वुमेन्स के लिए। लेकिन वहीं पर ही आप अगर टॉप लेवल पे जाते हो, आप अगर लेजिस्लेटिव लेवल पे जाते हो, अगर पार्लियामेंट में जाते हो, तो वहां पे वुमेन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% सीट्स रिजर्व है। ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि लोकल गवर्नमेंट में 33% सीट्स रिजर्व है, लेकिन हमारा नेशनल लेवल पे, हमारा लेजिस्लेटिव लेवल पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 10% है, 5% सीट्स रिजर्व है। ठीक है, तो दोस्तों आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। और जो पहला पॉइंट हो, मतलब हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके ऊपर कड़े एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, कड़े एक्शन मतलब जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि भी एक ही पार्टी के बंदे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज पे क्या करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, या तो उनको पार्टी से डिसमिस करना चाहिए, फिर सस्पेंड कर देना चाहिए, या फिर उनको अरेस्ट करवा देना चाहिए। तो ये थे 3 सुझाव। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अभी पढ़ लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, क्या क्या सुधार किए जा चुके हैं, और आपने अभी पढ़ा है कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो दोस्तों हमारे ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसे लगी, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज को जरूर सॉल्व करूंगा। और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई गलती दिखती है, तो दोस्तों मैं अभी मतलब नया हूं इस यूट्यूब चैनल पे, तो हाँ थोड़ी बहुत गलती तो मुझसे भी होती है, अगर मैं भी एक इंसान हूं। ठीक है, तो उस वीडियो को, उस गलती को आप इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर अगर कोई बड़ी मिस्टेक हो मुझसे कि मैं यहाँ पे लाइन में कहीं अदर इंटरफेयर कर चुका हूं, या फिर मैं अगर थोड़ा सा गलती कर चुका हूं लाइन में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, या फिर मुझे फोन करके बता दीजिएगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उस जो घंटी है उस घंटी को बजा दीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कीजिए कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन कमेंट करके मेरी गलती को आप जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर मेहनत करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, बाय बाय।